ब्रह्मोस ने ही इतनी तबाही मचाई हुई थी, अब इंडिया प्रलय मिसाइल की बात कर रहा है। साथ ही साथ यू पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर रो रहा है कि हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज करके फेंक दिया है अमेरिका ने। और जनरल नवराने की जो बुक को लेके कंट्रोवर्सी है उसके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है। वैसे बांग्लादेश में इलेक्शन भी हो रहे हैं, तो बहुत सारे टॉपिक्स हैं, कोई स्पेसिफिक ऑर्डर में नहीं। जिस तरह आप जानते हैं कर्नल रैना इज नोन फॉर फ्री फ्लोइंग कॉन्वर्सेशन, जो उनके दिल में आता है वही वो बोलते हैं। तो अब टॉपिक शुरू कर रहे हैं सर। मैं पर प्रलय मशीन से शुरू करना चाहता हूं, प्रलय मिसाइल से शुरू करना चाहता हूं। ब्रह्मोस ही हैंडल नहीं हो रहा। इंडिया की पिछले 10 साल में जो वेपनरी अपग्रेड हुआ है और स्पेशली जो हम अपने आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, उसको आप इंडिया को वर्ल्ड की मिलिट्री पावर्स में टेक्नोलॉजी के हिसाब से कहां देखते हैं कंपेयर टू इंडिया, कहां थी, और फ्यूचर के क्या इंपॉर्टेंट 2-3 स्टेप्स आप समझते हैं? जी बिल्कुल, जैसे हमारी इकोनॉमी थी ना 2014 में, बीमारू 5 में, फौज मैं नहीं कहूँगा कि या डिफेंस कैपेबिलिटी बीमारू तो नहीं थी, बट आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि जब पार्लियामेंट पर अटैक हुआ था और पराक्रम, ऑपरेशन पराक्रम का ऑर्डर हुआ, तो हमारे चीफ को उठ के बोलना पड़ा जब वाजपेयी साहब ने कहा कि आपको खुली आज़ादी है, जो करना करें। ये बीजेपी की लीडरशिप का बोलने का स्टाइल है। ये बात अच्छी है, करो जो करना है। तो हमारे जो आर्मी चीफ थे उस टाइम ने कहा हमारे पास तो 4-5 दिन के बाद लड़ने का अम्युनिशन नहीं है। तो कर तो हम कुछ भी देंगे, सस्टेन भी करना होता ना। किसी को थप्पड़ मारो तो जब अगला भी मारेगा तो फिर सारने की, उसको दोबारा मारने की भी काबिलियत होनी चाहिए। तो ये दो, अगर हमारे टर्न ऑफ सेंचुरी में ये हाल था, क्योंकि ऑपरेशन विजय में जो हमारा अम्युनिशन वगैरह खर्चा हो, एक लोकलाइज्ड अफेयर था, बहुत बड़ा, उसमें लोगों की जानें गई, वीरगति प्राप्त हुए, लेकिन फैक्ट रिमेंस की वो कारगिल के इलाके में होकर खत्म हो गया। तो ऐसा भी नहीं था कि वहाँ इतना अम्युनिशन हमने उड़ा दिया होगा कि पूरे देश में कम पड़ गया, ऐसा भी नहीं था। आज ये है कि मैंने एक बार ऐसे बैक ऑफ एनवलप एक कैलकुलेशन की थी, अगर हम पाकिस्तान के हर 50 मीटर के ऊपर अगर एक मिसाइल गिराना चाहते हैं, अब नेचुरली डेजर्ट में क्यों गिराएंगे जहाँ पे लोग रहते हैं, वो तो हमें कोई 40,000 मिसाइल चाहिए। पर वो भी है कि हम सिविल टारगेट्स को हिट नहीं करते, हमारी पॉलिसी नहीं है कि हम शहरों के ऊपर करें। आपको गिर जाए तो बात लगे, अदरवाइज हम तो नहीं मारते, हम बुद्ध का देश है। तो वो अभी जो हमारी कैपेबिलिटी है, ये तो हम मान के चलें कि हम अपने जो लोकल नेबरहुड में जो हमारी चैलेंजेस हैं, उसको तो हम आराम से कर सकते हैं। उसके बाद हम मिसाइल्स एक्सपोर्ट कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि सरकार अंधी नहीं है, उनको पता है कि जितना हमें चाहिए वो हमारे पास है। और अभी जो प्रोडक्शन हो रहा है, इसका मतलब हमारा प्रोडक्शन रेट बढ़ गया है। आप तभी बेच पाओगे ना। और आप ये भी देखेंगे कि मिसाइल्स या ये जो ऐसे सिस्टम्स होते हैं, इनकी एक लिमिटेड शेल्फ लाइफ होती है। मिसाइल बना के आप उसके जो प्रोपेलेंट है जो उसको धक्का मार के ले जाता है, वो फॉर एवर तो होता नहीं। तो ये प्रलय जो है, ये अभी देखो, ये 150 से 500, तो आप जो ब्रह्मोस की बात कर रहे हैं, ब्रह्मोस अभी कहते हैं ना लड़के की शादी होगी, वो तो चली गई वो तो अभी 800 के रेंज में चली गई वो पहले 400 में थी ना अब ब्रह्मोस को नेक्स्ट वर्जन आना शुरू हो गया, तैयार हो रहा है। तो जो गैप है ना, कि आपको किसी को गोली मारनी है तो कभी कभी किसी को पंच मारने की जरूरत भी होती है 150, 200, 300 किलोमीटर में। तो ये आगे परले डालने के लिए परले, और ये हमारा, हालांकि इसमें कोई रिलेशन नहीं है, लेकिन प्रोफेसर कलाम जो हमारे प्रेसिडेंट थे, ये सारा श्रेय उनको जाता है। हमारी जो मिसाइल टेक्नोलॉजी की जो डेवलपमेंट हुई ना, वो एक भारत माता के सपूत की देन है। जिस तरीके से उन्होंने लेके गए, आप देखिए उसके पैरल बाकी जगह हम आगे रहे, पीछे रहे, कभी इसरो को धक्का लग गया, कभी कुछ हुआ, गन्स में टैंक बनाने में टाइम लग गया, लेकिन मिसाइल का जो हमारी मास्टरी है और सिंदूर में दिखाया तो दुनिया एक्नॉलेज करती है। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगर आप पूछते थे कहाँ प्लेस्ड हैं, तो सिर्फ मिसाइल में अगर देखेंगे हम, तो ऑफ कोर्स अमेरिका के पास टेक्नोलॉजी है, मिसाइल है, चाइना के पास है। अब चाइना की मिसाइल कितनी दूर गिरेगी किसी को पता नहीं, पर चलो एज्यूम कर लें कि है। रशिया और हम, आई थिंक हमें पहले 4 में तो हैं। रशिया के पास भी अच्छी मिसाइल है, ईरान के पास बड़ी अच्छी मिसाइल है, लेकिन ईरान के पास सिर्फ मिसाइल ही है, बाकी कुछ नहीं है। हाँ, आपको संभालना भी तो पड़ता है ना, जब किसी को पंच मारोगे तो आपको वो नहीं है, उनकी कैपेबिलिटी कम है। तो मैं अपने आप को, भारत को पहले 4 में तो डेफिनेटली गिनता हूँ। उसमें चाइना की क्वालिटी सस्पेक्ट है, अमेरिका की क्वांटिटी की सस्पेक्ट है। आप देखिए इनके पास जो एयर डिफेंस सिस्टम है थर्ड, टोटल 8 बैटरी हैं। 8 बैटरी में से 2 बैटरी स्पेसिफिक में डिप्लॉयड हैं, एक बैटरी में 6 लॉन्चर हैं। तो अमेरिका कोई बहुत बड़ी तोप नहीं है अगर इसमें, अगर आप मिसाइल डिफेंस पे बात आते हो। और हम यहाँ बात कर रहे हैं गोल्डन ग्लोब की, उस टाइप का आयरन डोम की पूरे भारत में करने की। तो मैं भी आज से 4 या 5 साल कभी बैठेंगे बात करने के लिए, तो तब ये देखेंगे कि भारत का कौन सा हिस्सा रह गया जहाँ पे हमारा मिसाइल डिफेंस नहीं है।
पूरा इतनी बड़ी कंट्री। बट एक बात काफी फ्रीक्वेंटली आई क्योंकि आपने चाइना का मेंशन किया और मिसाइल पे किया। यस, मिसाइल इज वन पार्ट ऑफ इट, जैसे ईरान आप बोल रहे हैं वेरी गुड, बट अदर पार्ट्स नहीं है। इंडिया में अदर पार्ट्स भी गुड हैं, पर मैं उसमें नहीं जाऊंगा क्योंकि मुझे कुछ और टॉपिक्स कवर करने हैं। पर मैं चाइना पे करता हूँ। कई लोग कहते हैं चाइना हर चीज अपनी कैपेबिलिटी से आगे बढ़ के बोलता है, चाहे उसकी इकोनॉमी हो, चाहे उसकी पॉपुलेशन हो, चाहे उसकी मिसाइल की आप रेंज बोल रहे हैं जिस तरफ आप भी इशारा कर रहे हैं। और इंडिया के लिए उल्टा कहा जाता है कि ऑपरेशन सिंदूर से पहले लोगों को लगता था इतनी रेंज है, अरे रेंज ज्यादा निकल गई। कुछ लोग कहते हैं हमारे पास मिसाइल्स पहुंच रही हैं जो आईसीबीएम है उससे भी आगे, हमारी बहुत रेंज है। यह चाहे न्यूक्लियर टेस्टिंग का समय था, तो भारत शुरू से ही, एंड दिस इज आई थिंक न्यूट्रल टू द गवर्नमेंट, हर सरकार ने अपनी कैपेबिलिटी को कम बोला है रादर देन बढ़ाने के। तो इसके पीछे मिलिट्री लॉजिक क्या है, या एक जस्ट नेशनल कैरेक्टर है, ट्रेट है, टू बी मॉडेस्ट एंड नॉट टू गो लाइक यूएस भी बढ़ के बोलता है, वेनेजुएला में बोलता है पता नहीं नए नए वेपन कर दिए हैं। तो डू यू थिंक इट्स अ मिलिट्री लॉजिक और दिस इज जस्ट अ स्ट्रैटेजी, ट्रेंड और वे ऑफ लाइफ ऑफ इंडियंस? सबका मिश्रण है। यूएस तो है ही बड़ बोला ना, सुपर पावर है, पूरी दुनिया में लड़ाइयाँ लगवा लगवा के कितने मिलियन लोगों को मरवा के उनके प्रेसिडेंट को नोबेल प्राइज मिलता है, तो वो तो अलग ही कैटेगरी है। अगर आप जो आपके सवाल का जवाब तो इसमें दिखेगा आपको कि जिस रेंज की मिसाइल हम डेवलप करते हैं और दुनिया चूं चां करके बोलती है, नहीं बोलती है, कंग्रेचुलेट करती है, वही रेंज की मिसाइल जब पाकिस्तान क्लेम करता है तो यूएस उस पर सैंक्शन लगा देता है। आपने देखा होगा पीछे हुआ था, पाकिस्तान ने बोला था कि हमारे पास 4000 किलोमीटर की मिसाइल है, यूएस ने सैंक्शन लगा दिया था। तो लोगों ने कहा यूएस को कि 4000 में तुम्हारे पास थोड़ी पहुंचेगी पाकिस्तान मिसाइल। तो उन्होंने कहा भैया गल्फ में अड्डे तो हमारे 4000 में आते हैं। तो वो बात बिल्कुल आपकी सही है कि एक रेपुटेशन भी है। जब हम नॉन अलाइंड रहे और उसके बाद अभी मल्टी अलाइनमेंट पे चले गए, और जो मैं सहमत तो नहीं हूँ, लेकिन हम जो एक बेचते हैं अपने यूएसपी की, हम किसी पे अटैक नहीं करते, हम एक्सपैंड नहीं करना चाहते, ये हमारे इतिहास में ऐसा कुछ नहीं है। पर चलो दुनिया मानती है तो मनाओ, चूरन खिलाओ, इसलिए रेपुटेशन है। और हमने किया भी तो नहीं है ना, कंटेम्प्रेरी हिस्ट्री में जो पहले हुआ 48-47 के बाद तो हमने कभी किसी देश में घुस के कुछ करने की कोशिश नहीं की। जहाँ की तो वहाँ सबूत नहीं छोड़ा। ये दुनिया को चूरन है या हमने ये चूरन खा लिया? हमारी पॉलिटिकल लीडरशिप ने ये चूरन खा लिया है। आई एम सॉरी, आई एम आस्किंग अ हार्श क्वेश्चन, बट मुझे तो लगता है हमने अपने आप को ही चूरन खिला दिया ये। नहीं, अगर ये चूरन खाया होता तो इश्करण जी फिर हमारे ये जो सिंदूर जैसी कैपेबिलिटी जो दिखी वो दिखनी नहीं थी। तो क्या है कि साइंटिस्ट अपना काम करते हैं, फोर्सेस टाइम टू टाइम, हमारे डीआरडीओ है या उनके जो मिसाइल वाला विंग है, उनको अपना रिक्वायरमेंट हम देते रहते हैं कि हमें ये चाहिए ये चाहिए ये चाहिए। वो बात लगे कि थोड़ा लेट डिलीवर करता है, लेकिन वो करते रहते हैं। उसमें हमें सिर्फ बजट आर्मी जो सरकार कंट्रोल करती है, बजट कंट्रोल करती है। जो मिसाइल चाहिए, कितने रेंज की चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए, दुनिया में क्या हो रहा है उसके बराबर की चाहिए, ये फोर्सेस की रिक्वेस्ट पे होता है, उस पर डेवलपमेंट होती है। ऑफकोर्स सरकार सेंक्शन करती है। साइकोलॉजिकली मैं आपसे सहमत हूँ कि हम में से भी काफ़ी लोग ये मानने लग गए हैं कि हम किसी पे अटैक नहीं करते, हम शांति और बुद्ध के देश हैं। मैं इन फिलोसफीज में नहीं रखता, लेकिन हाँ 2014 से पहले जो हमारा फौज का इक्विपमेंट का, आर्मामेंट का जो हाल था, तो वो लग रहा था कि वो चूरन एक्चुअली हमने खुद ही खाया हुआ है। हर चीज़ में नो नो नो, बुलेट प्रूफ जैकेट और पटके जो पहनते हैं, अब मैंने तो वो 14-14 किलो, आप पहाड़ के ऊपर कैसे चढ़ोगे? आप टेररिस्ट के पीछे भाग रहे हो और आपके ऊपर 14 किलो का लोहे का पड़ा हुआ है कवच, खड़ा पहाड़ है। आर में जैसे हमारे साथ हुआ, कैसे? तो बाद में कहते हैं यार भाड़ में जाए, उठा के फेंक दो इसको। उसमें क्या होता है, अपनी जान पे खेलते हो, फिर आप गोली लगेगी सीधे आके। आज आप हमारे जवानों की फोटोग्राफ्स देखते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट। एसएफ को तो छोड़ दो, नॉर्मल जवान भी हमारे अभी वेल इक्विप्ड है। तो सर मैं ये कितना कहूँगा डिफरेंस कि है अगर मैं टेक्निकल टर्म्स में पूछूं, सिर्फ 14 किलो का पहनना और अब कितने किलो का है स्टेट ऑफ द अभी आर्ट में तो कितना? वेस्ट, अगर वेस्ट की बात करेंगे 2-2.5 किलो की है। अगर आप प्रॉपर पेज पूरे का करेंगे तो ऑलमोस्ट 5.5-6 फीट, मतलब आधे से ज़्यादा कम हो गया। ये बहुत फर्क पड़ता है। और आपको मोरल देखो ना, आप एक तो वेट तो चलो अपना आप तगड़े हो, लोहे की प्लेट है ऊपर, कपड़े से में डाल के बात ऐसे चढ़ा रखी है, ये यहाँ चुभ रहा कि हम गिरी गए ना लकड़ी, तो वही कहीं ऐसे लगे तो मुंह तोड़ देगी उसको, और बड़े हजार से। तो अभी तो बहुत फर्क है, यहाँ पे प्रोटेक्शन कुछ नहीं थी। मैं तो अभी आपने देखा, सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ। जिम में आप जो भी वेट उठाते हैं, अगर आपको उसका 40% उठाना पड़े तो आपकी रेपिटेशन, एफिशिएंसी, स्पीड कितनी बढ़ जाएगी। सेम विधान में जी आप अगर 14 की जगह 5 उठा रहे हो तो आपका 1/3 हो गया, तो आपकी स्पीड एफिशिएंसी तो बहुत बढ़ी जाएगी। जी, सर एब्सोल्युटली। सर पर मैं इसमें भी एक चीज़ पे आना चाहता हूँ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर दो चीज़ें हुई हैं। एक तो मैं आपको उनका डिफेंस मिनिस्टर परेशान होके फाइनली आके कह रहा है कि भैया यूएस तो हमें टॉयलेट पेपर की तरह यूज़ किया है और फेंक दिया है।
तो क्या यूएस आफ्टर ट्रंप को नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट करने के बाद, उसको अपने देश की पूरी एनर्जी देने के बाद, उसको जितने आप फेवर्स दे सकते हैं देने के बाद, ना आपको वो क्रिटिकल मिनरल्स के लिए बुलाता है, ना आपको वो वैल्यू देता है, ना आपके साथ कोई ट्रेड डील की वो बात करता है, वॉल्यूम्स भी नहीं है, क्या ही बात करेगा। और अब आपको एक्नॉलेज करना पड़ रहा है कि आप टॉयलेट पेपर हैं। बलूचिस्तान में वेपनरी कहाँ से आ रही है, अफगानिस्तान वाली। तो क्या यूएस ने गिव अप कर दिया है, या ये टाइम टू टाइम स्ट्रेटेजिकली यूज करना और अभी गिव अप किया हुआ है, या लॉन्ग टर्म गिव अप कर दिया? आपने प्रिटी वुमन मूवी देखी है, जूलिया रॉबर्ट्स की? वो फिल्मों में ये चीज़ें अच्छी होती हैं, किस किस्म की लड़की से आप शादी भी कर लेती हो, प्यार भी होता है, रियल लाइफ में नहीं होता। जो हीरा मंडी की होती है ना, वो हीरा मंडी ही होती हैं। तो जिस दिन ये आसिफ मुनीर इसके लंच करने गया था ना, और यहाँ पे हमारे को आंखें दिखाई थी, टैरिफ लग गया था, तो मैंने किसी पॉडकास्ट में कहा था और रिपीटेडली कहा था कि एक दिन आएगा भारत का और अमेरिका का रिलेशन ट्रंप और नो ट्रंप टर्न अराउंड करेगा। और जब वो ट्रंप जो टर्न अराउंड करेगा, उसमें सबसे पहले कैजुअलिटी आसिफ मुनीर की होगी। क्योंकि अगर हमने इतना 6 महीने गुजारे हैं लड़ाई पंगे में, टैरिफ का धमकी में, नुकसान भी हुआ हमारे देश को, एक्सपोर्ट रुका ना, कुछ भी कहें हम ऐसे जो भी कह लें, ऑन ग्राउंड ये हुआ कि जब आपको एक्सपोर्ट बंद हो गया अमेरिका का, तो फर्क तो पड़ा, डायमंड इंडस्ट्री पे फर्क पड़ा, बहुत बहुत चीज़ों में फर्क पड़ा। तो वो जो हमने तड़पन सही, और उसके बाद हमने जो आगे पीछे लोगों से बातें की, ग्लोबल साउथ में विजिट की, मार्केट्स ढूंढी, जो मेहनत की, उसके लिए खैर ट्रंप को हमें थैंक यू बोलना चाहिए। बट ये बड़ा सिंपल था कि अगर अभी आज अमेरिका के साथ हमारा वार्म होता है रिलेशनशिप, अगेन अमेरिका अनरिलायबल है, चाहे वो पाकिस्तान के लिए चाहे हमारे लिए, सबके लिए अनरिलायबल है, यूज एंड थ्रो करता है। पर आई थिंक वी आर टू बिग टू बी यूज एंड थ्रोन। और पाकिस्तान की औकात ये है कि वो हीरा मंडी है। और रही बात टॉयलेट पेपर की, तो देखो आप बहुत जाली मुआयसे मत करा करो। जिस देश में पानी नहीं है तो उसको टॉयलेट पेपर ही याद आएगा ना। विश्वकर्मा जी, आप तो ना क्या करते हो, बच्चे की जान ना लिया करो। और ये भी ना बोले इधर पानी बंद कर रखा है आपने, कभी चिनाब का बंद हो जाता है, कभी इंडस बंद हो जाता है। इंडस का भी बंद ही नहीं किया हमने, इंडस का तो कुदरत कर रही है, बर्फ पड़ी हुई है लद्दाख में, तो पानी है नहीं। तो यूएस ने भी इग्नोर कर दिया। तो ये करना ही था ना। आपको लग रहा था कि जब इन्होंने बोला था तेल निकलेगा, रेयर अर्थ निकलेंगे, बलोच अमेरिका को निकालने देंगे बिना अमेरिकन आर्मी आए हुए? दो ही तरीके हैं ना, या तो अमेरिकन आर्मी यहाँ पे आए, जब वो ठुकेंगे और उनके बॉडी बैग्स वापस जाएंगे, तो क्या ट्रंप प्रेसिडेंट रह पाएगा? दूसरा ये कि बलोचों के साथ वो एक कर ले एग्रीमेंट, जो 4-5 महीने से नहीं, पिछले जून से मैंने बार बार कहा कि अगर मैं अमेरिकन होता तो मैं बलोचों के साथ हाथ मिलाता। कहता है नक्शों में तुम पाकिस्तान के अंदर रहो, लेकिन तुम मेरे हो, तो तुम्हारे माइंड्स वगैरह हमें बेचो, हम आपको पैसे देंगे जो पाकिस्तान हमको नहीं देता, और हमारे साथ डील करो। और पाकिस्तान को कहता है तो 4 आने 8 आने 5-10% रॉयल्टी इस्लामाबाद को देता। तो ये क्योंकि पाकिस्तान में पहले सैंपल हो चुका है, फाटा करके इलाका था जो पाकिस्तान के अंदर था नक्शे में, पाकिस्तान की गवर्नेंस और लॉ वहाँ नहीं चलता था पहले। तो उसी तरीके अगर बलूचिस्तान से अमेरिका करता है तो पॉसिबिलिटी है। अदरवाइज कोई माई का लाल नहीं पैदा हुआ जो बलूचिस्तान में जाके माइनिंग कर ले, गैस निकाल ले, बलोचों से पंगा लेके। उसके आपने देख ही लिया क्या किया उन्होंने पाकिस्तान के साथ, चाइनीज के साथ क्या किया उन्होंने। तो ये होना ही था, दिस वाज नोन। ये इनकी अपनी बेवकूफ़ी है कि चने के झाड़ पे चढ़ गए। तो ट्रंप तो फिर ट्रंप, उन्हें उठा के फेंक दिया। पर आपका जो लास्ट पार्ट था कि क्या ये परमानेंट है, नहीं, कुछ कह नहीं सकते। ईरान के साथ एस्केलेशन होती है अगर, तो उसके बाद चाइना कैसे रिएक्ट करता है। तो यूएस को भी पाकिस्तान चाहिए आज की डेट में, क्योंकि पाकिस्तान सिर्फ हमारे लिए है ना, हमारे खिलाफ उंगली करने के लिए तो है ही है। चाइना को भी नज़र रखी हुई है, ईरान को भी। अगर कल को अमेरिका को, अगर एक ही पड़ोस है ईरान का जो जियोग्राफिकली टच करता है, वो चाइना है, पाकिस्तान है, बाकी तो दूर दूर तक कोई है ही नहीं। इसराइल में 1000 के से ऊपर किलोमीटर है। और चाइनीज इन्फ्लुएंस जो अफगानिस्तान के अंदर है, उसको भी काउंटर करना तो आपको बलूचिस्तान या पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि परमानेंटली फेंक दिया, लेकिन हिस्ट्री गवाह है कि बहुत बार अमेरिका ने पाकिस्तान को फेंका है, डिस्कार्ड किया, फिर खरीद लिया, फिर डिस्कार्ड। क्योंकि आपको पता है ना, कॉन्फिडेंस है कि जिसमें पैसे फेंकेंगे जनरल आगे खड़े हो जाएंगे हमारे सामने, तो वो इसलिए वो करते हैं। सर, ईरान पे आपने बोला, डू यू थिंक देयर इज अ सीरियस चांस कि यूएस ईरान को इन्वेड कर सकता है? मैं तो शुरू से 30% ही बोल रहा हूँ, 30% का चांस है। क्योंकि ईरान जो है वो वेनेजुएला नहीं है। वो अगर मरने पे आएगा तो मर तो जाएगा, ख़त्म तो हो जाएगा, मतलब नुकसान करवा लेगा। लेकिन अगर अमेरिका का एक भी जहाज़ डूब गया फ्लीट में, और इन एनी केस वो डूबे ना डूबे, इजराइल ख़त्म हो जाएगा। इजराइल में कैपेबिलिटी नहीं है ईरानियन मिसाइल्स को संभालने की। और ये ऑयल डिस्ट्रप्शन जो होगी ना, अगर ये खाड़ी ब्लॉक हो जाती है, जैसे उसने कहा इजराइल ने, ईरान ने, कि मेरे पे अटैक करोगे तो मैं इसको रीजनल वार बना दूंगा, कि तेरे को शायद ना मारूं, तेरे दोस्तों को। उसके दोस्त कौन से हैं? सऊदीज़,
कतर सबसे बड़ा गैस का जखीरा, फिर ये कुवैत, जॉर्डन, ये सारे ठुक जाएंगे, इसराइल में भी, टर्की। तो इसलिए बहुत कम चांस हैं, लेकिन कह भी कुछ नहीं सकते। कई बार क्या होता है कि आप पोस्चरिंग कर रहे होते हो और आपको लड़ाई के अंदर सक कर लिया जाता है, हालात ऐसे बन जाते हैं कि आप पीछे नहीं हट सकते। लेट्स सी। नहीं, ऑल्सो यूएस इकोनॉमी कैन नॉट अफोर्ड वॉर राइट नाउ। जो उनकी जनवरी की जॉब रिपोर्ट आई है, मैक्सिमम जॉब लॉसेस सिंस 2009 की जनवरी, जब 2008 क्रैश पीक पे था, तो वो वहां पे रियलिटी तो हिट कर ही रही है उनको। तभी इंडिया से भी ट्रेड डील कर रहा है। उनका जो होम मॉर्गेजेस है, मैं पढ़ रहा था, दे आर एट एन ऑल टाइम हाई। मतलब बेसिकली वहां पे पूरा ना घर खरीद पा रहा है यंगस्टर वहां पे, ना नौकरी ले पा रहा है। ऊपर से एआई का भूत से पहले ही ये हालत हो चुका है, अभी एआई तो फुल फ्लो में आया ही नहीं। तो आई डू नॉट नो कि यूएस की इकोनॉमी अब सस्टेन भी कर पाएगी, वॉर नहीं कर पाएगी। तो सर एक चीज और, हम तो बलूचिस्तान की बात करते हैं या टीटीपी की बात करते हैं, अब तो इस्लामाबाद के अंदर मॉस्क के अंदर एक ब्लास्ट होता है जिसमें 70-80 लोग मारे जाते हैं। वहां के अंदर अब उसके 3-4 वर्जन आ रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं शियास को टारगेट किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं पाकिस्तानी आर्मी ने ही करवाया है कि उसको कुछ ऑपरेशन करने हैं, कुछ लोग कहते हैं अफगानिस्तान यहाँ पहुंच चुका है, कुछ लोग पाकिस्तान तो ऑब्वियसली भारत को ब्लेम करने में कहीं ना कहीं लगा हुआ है। तो आपके जो इंफॉर्मेशन है उसके अनुसार हुआ क्या है, व्हाट इज द गेम बिहाइंड इट, व्हाट हैज हैपेंड? देखो, शियाज को ये मुस्लिम नहीं मानते, आपको पता होगा। अहमदी और शियाज को अहमदी और शिया ही थे जिन्होंने पाकिस्तान का बड़ा जोर लगाया था। जिना खुद इस्माइली था, नॉन सुन्नी था। जो मेरी असेसमेंट है और जो खबर निकल के आ रही है, एक अटैक किया है आईएसकेपी ने। आईएसकेपी नोन है सिविल टारगेट्स पे अटैक। आपने देखा होगा टीटीपी और बीएलए ने पिछले कितने दिनों से किसी सिविल टारगेट को नहीं हिट किया है। उन्होंने बसें भी रोकी हैं अगर बलूचिस्तान में, तो पाकिस्तानी फौजी नीचे उतारे हैं, पंजाबी, उनको मारा है। और जो बलोची फौजी थे उनको डंडा थप्पड़ थप्पड़ मार के छोड़ दिया। तो ये आईएसकेपी का सिग्नेचर है। और रीज़न जो मेरी समझ में आता है वो ये है कि आसिम मुनीर ने एक रीच आउट की थी पिछले महीने, सारे मुल्ले इकट्ठे किए थे, उनको चाय वाय पिलाई और बिरयानी वगैरह खिलाई और बोला देखो ऐसा है कि हमको हमास में जाना है, हमास की पीस कीपिंग के लिए। तो हम अपने मुस्लिम भाइयों को, अगर हम जाएंगे तो वो मरेंगे नहीं, हम उनके जो भी पीस कीपिंग करेंगे उनको वहाँ से निकलने का मौका मिलेगा, हथियार सरेंडर जो भी है हमास का। तो वो जो मुल्ले 15-20-50 आगे बैठे थे वो तो वो गर्दन हिला रहे थे। लेकिन स्ट्रीट में ये सेंटिमेंट है पाकिस्तान में कि अगर आप फौज भेजते हो गाजा में तो हम यहाँ पे आग लगा देंगे। तो ये जो ब्लास्ट किया गया है, एक वर्जन जो मुझे लगता सही है वो ये है कि इन्होंने ब्लास्ट करके अमेरिका को ये बोला है कि यार हमारे घर के अंदर हालात बड़े ख़राब हैं, हम फौज अभी स्पेयर नहीं कर सकते, हमें अपने अंदर करने दो। अदरवाइज और शियाज को मारना तो इनके बाएं हाथ की, हालांकि आसिम मुनीर की ससुराल शिया है, बट इन लोगों को कोई मतलब नहीं, ये पैसे के खिलाड़ी हैं। तो ये प्लॉजिबल रीज़न है कि खुद धमाका करो, 100 से ऊपर बंदे मारो और अमेरिका को बोलो मैं अभी फौज नहीं भेज सकता बिकॉज मेरे अंदर के हालात ख़राब हैं। तो दिस इज, ये मेरी असेसमेंट है। देखते हैं। किया तो आईएसकेपी ने, टीटीपी ने मना कर दिया, बीएलए ने किया नहीं, तो तीसरी फोर्स कौन है वहाँ पे अटैक करने वाली? आईएसकेपी जो आईएसआई की अपनी है, फौज की पर सर अपनी। पाकिस्तान की प्रॉब्लम तो एक फोर्स मल्टीप्लायर होगी, छोड़िए टूटेगा नहीं टूटेगा एक अलग विषय है। बलूचिस्तान की प्रॉब्लम एक रियल प्रॉब्लम है जहां पे उनके आर्मी ऑफिसर्स मर रहे हैं, उनके पार्लियामेंट में डिफेंस मिनिस्टर को बोलना पड़ता है कि भैया उनके पास हमसे बेटर वेपनरी है, हमें और वहां पे फौज भेजनी पड़ेगी। टीटीपी की प्रॉब्लम हिस्टोरिक प्रॉब्लम है जो डरन लाइन को लेके वहां पे तालिबान है। पर अब इस्लामाबाद के अगर हार्ट पे भी पहुंच जाते हैं तो इफेक्टिवली पाकिस्तान के कोई एरिया बचा नहीं जहां पे कोई आर्म्ड स्ट्रगल ना चल रही हो, एंड सीरियस आर्म्ड स्ट्रगल, जहां पे वेपनरी और आपको खड़े होके पेल पेल के जाए 8 घंटे के लिए कैप्चर करें शहर। दैट इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अ टेरर अटैक। ये टेरर अटैक था, बाकी जगह तो एक मतलब आपके पास क्षमता बहुत नेक्स्ट लेवल की है जहां पे आप कैप्चर कर पा रहे हैं। बिल्कुल, एलटीटी को आप स्टडी करें ना, एलटीटी भी यही करती थी। एलटीटी ने भी पहले गुरिल्ला वारफेयर शुरू की, फिर उन्होंने शहरों पे कब्जा करना शुरू किया। जब आईपीके वहाँ पहुंची थी तो आप ये मान के चलिए कि 2 डिस्ट्रिक्ट, जाफना और तिरुकोमली, जो कि बहुत बड़े डिस्ट्रिक्ट हैं, वो प्रैक्टिकली श्रीलंकन आर्मी के कंट्रोल के बाहर थे। जहाँ जहाँ उनका कैंट था, छावनी थी, छावनी भी क्या थी, यहाँ पोस्टें थी, तो वहाँ तो रह रहे थे वो। लेकिन जब हम लोग ऑपरेशन करते थे, मेरी यूनिट वहाँ पे थी, तो ऐसा सीन होता था कई बार कि रोड खोल रहे हो आप, रोड सर्च करके ताकि कॉन्वॉय निकल सके, रेल ट्रैक जनरली पैरेलल थे, तो श्रीलंकन आर्मी की पोस्ट उस रोड के ऊपर है और उस रोड से 10 किलोमीटर उधर का इलाका हम खोल रहे हैं और वो बाहर नहीं निकलते थे।
तो सेम मुझे वो ग्राफ नज़र आता हुआ कि जब आप बिल्कुल मोटिवेटेड हो ना, एलटीटी भी बड़ी मोटिवेटेड थी। इनफैक्ट हमास वगैरह तो खैर इनको अब क्या कहें, लेकिन जो एक डेडिकेशन, मोटिवेशन और कैप्सूल यहाँ रखा हुआ साइनाइड का, ये एलटीटी ने शुरू किया था। बहुत बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थे वो, और एज एडवर्सरी हम उनकी रिस्पेक्ट भी करते हैं कि अच्छे फाइटर थे। नंगे पैर हैं, लेकिन वो नंगे पैर चढ़ जाएगा ऊपर नारियल के पेड़ के ऊपर, पूरा दिन बैठा रहेगा और वहाँ से शूट कर, आपको स्नाइपर पता नहीं चलता जंगल में गोली कहाँ से आ रही है। तो ये वही होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये अटैक्स थोड़ी हैं, ये अभी चैलेंज टू द पाकिस्तानी गवर्नेंस, रिट ऑफ द स्टेट है कि तुम्हारी ऐसी की तैसी हमने कर लिया। और 7 दिन इन्होंने आतंक मचा के रखा। 46 टाउन्स एंड सिटीज, 13 नहीं 46, 33 और छोटे छोटे जो कस्बे थे उन पे हुआ। बैंक लूटे, जेल तोड़े। जो जख्मी हुए उसने क्वेटा में, जहाँ पे कोर हेडक्वार्टर है, सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है फौज की, वहाँ के जब उन्होंने 150 टेररिस्ट अंदर लड़ रहे थे, फ्रीडम फाइटर, सॉरी टेररिस्ट नहीं कह सकते, वो जो जख्मी हुए तो क्वेटा हॉस्पिटल में उनका इलाज हुआ है। डॉक्टर्स ने विलिंगली इलाज किया, और द फैक्ट रिमेन्स कि वहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कुछ भी नहीं था। तो ये वो एलटीटी वाली मुझे प्रोग्रेशन लग रही है। और अगर ऐसा चलता रहा तो एलटीटी तो 2 डिस्ट्रिक्ट में जो ऊपर एक तरफ लड़ रही थी ना, बाकी श्रीलंका सेफ था। तो जैसे आपने कहा कि इधर बलूचिस्तान, ऊपर केपी के, उसके ऊपर अभी देखिए जो मस्जिद में अटैक हुआ, उसमें जो 12 बच्चे मरे लोग, 100 में से या 90 जितना भी, वो 12 जो गिलगित बल्तिस्तान के थे। गिलगित बल्तिस्तान में शिया मेजॉरिटी है। कल वहां भी जुलूस निकल रहे थे और वो कह रहे हैं पाकिस्तान आर्मी ने मारा है। तो वो भी बस वही है कि बस एक ज्वालामुखी के ऊपर बैठा हुआ है, कब फटेगा ज्वालामुखी। ऑल्सो कर्नल साहब, जब आप हिस्ट्री देखें, अब कहीं पे भी वर्ल्ड हिस्ट्री स्ट्रगल करें, जहां पे जब सिविलियन सपोर्ट मिलना शुरू हो जाता है फ्रीडम फाइटर्स को, जहां पे डॉक्टर्स ट्रीट कर रहे हैं, लोग घर में खाना दे रहे हैं, जहां पे लोग इतना डर नहीं रहे कि मेरा मेडिकल लाइसेंस रद्द हो जाएगा या मैं जेल जाऊंगा, तो फिर आप एक टिपिंग पॉइंट क्रॉस कर चुके हो। उसके बाद पाकिस्तानी स्टेट को अब ये लेना पड़ेगा डिसीजन। मेरा मानना है ब्रिटिशर्स क्यों छोड़ के गए, इंडिया में तो नॉन वायलेंस बोल दिया गया, बट ऑल ओवर द वर्ल्ड उनकी कॉलोनीज खत्म हुई। क्यों हुई? क्योंकि इकोनॉमिकली उनके पास वायबल ही नहीं बचा था कि वो इस देश से अब रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट करके जितना खर्चा करना पड़ेगा उतना खर्चा कर पाए और यूके जा पाए। एक बड़ा फैक्टर था इसके अंदर। क्या पाकिस्तानी स्टेट आज नेट प्रॉफिट में है बलूचिस्तान में, या कल को नेट लॉस में पड़ जाएगी बलूचिस्तान में? वो भी तो एक बड़ा फैक्टर होगा, कब तक वो कंट्रोल कर पाएंगे। देखिए, अगर बलूचिस्तान की अगर माइंस की रिच पूरी गैस, जो सुई गैस है, वहां से पूरी पाकिस्तानी पंजाब में गैस आती है, और पानी अगर भारत बंद नहीं भी करता, इनके सारे जो डैम्स हैं, मेजर डैम्स, वो केपीके और पीओजेके में है। और वो जो जब नीचे आते हो, जो इंडस, तो आपको पता समुद्र तक पहुंच नहीं सकता। इंडस जो है वो सिंध को ही, जिसका नाम इंडस में पड़ा, उसको ही पूरे को पानी नहीं पहुंचा पा रहा। तो आपका पानी बंद हो रहा है, और उसमें हमारी आईडब्ल्यूटी सस्पेंड करने से पहले उनकी अपनी जो करप्शन, जो करतूत है उनकी डैम्स पूरे मिट्टी से भरे हुए हैं, वाटर स्टोरेज कैपेसिटी 0 है। मतलब 0 तो कहना गलत होगा, 10 to 20 to 30% है मैक्स। तो आप उस, जब सीजन होता है, बारिश होती है, पानी आता है, स्टोर करते हो, पूरे साल उसको यूज़ करते हो, तो वो जो आपने पूरे साल यूज़ करना था वो आप 2 महीने नहीं कर सकते। ऊपर से जो हम आईडब्ल्यूटी में करेंगे वो बात अलग है। तो पानी आपकी गया, आपकी गैस नहीं आ रही, और आपके पास जो माइंस और सो कॉल्ड जो भी कॉपर है, गोल्ड है, वो सारा के सारा बलूचिस्तान के अंदर है। पंजाब के अंदर कोई माइन नहीं है। तो पंजाब जो कि पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करता है अनफेयरली, तो वो उसके पास जो लिविंग के, जो रोटी कपड़ा और मकान की जो चीज़ें हैं, उन पे अभी चैलेंज आ गया हुआ है। बलूचिस्तान केपीके का चीफ मिनिस्टर कह रहा था कि अगर ये बिहेव नहीं करते तो हम यहाँ पे पंजाबियों को केपीके में नहीं आने देंगे। तो आप समझिए, चाइनीज ने भी जो इन्वेस्टमेंट की है, इनके जो डैम्स बने हैं, वो गिलगित बल्तिस्तान, पीओजेके और इसमें बने हैं। तो आपकी बात सही है। जब आप, फिर क्या होगा, सब एलीट इनका भागना शुरू कर जाएगा। और ये आप देखिए, ये बहुत जगह हुआ है जहाँ ऐसे मिसमैनेजमेंट होती है। श्रीलंका में भी आपने देखा, जैसे एक ब्रेकिंग पॉइंट आया, टिपिंग पॉइंट जिसको आप कह रहे हो, उसके बाद एलीट वहाँ से गायब, और जनता फिर कभी प्रेसिडेंशियल पैलेस में घूम रही, कुछ होगा, उसके बाद कोई इंटरवीन करेगा। तो कब टूटेगा कहना मुश्किल है, पर बचा भी कुछ नहीं है टूटने को। टू बी ऑनेस्ट, अगर एक पाकिस्तानी हूँ तो मुझे शायद बड़ी फिक्र होगी कि मेरा देश अभी ख़त्म है। पर ये बेशर्म लोग हैं, इनको जब जो होता है तो उनको फ्राइडे की नमाज में मुल्ला कुछ और बता देता है, 2 वीडियो आ जाते हैं नमाज जनाजा का, तो लोग पागल होकर चल पड़ते हैं। पर कब तक? खाना खाए बिना, पानी के बिना, रिसोर्स एम्प्लॉयमेंट के बिना। आपको यूएस का आप डेटा दे रहे हो, तो पाकिस्तान का देखिए क्या हाल है। वहाँ वडेरे अगर निकाल दो आप, बड़े बड़े ज़मींदार, तो वहाँ तो जॉब पूरी कौम ही जॉबलेस है। तो दे आर इन अ मोर सीरियस ट्रबल।
हाँ, जी कोई और अब तो उनके लिए पाकिस्तान से बाहर जाना भी मुश्किल हो गया है। यूके ने वीजा नॉर्म्स, कनाडा ने वीजा नॉर्म्स, यूएस ने वीजा नॉर्म्स, इन देशों ने वीजा नॉर्म टाइट कर दिए हैं। पर सर मैं जी एक सवाल अब बांग्लादेश पे ना चाहता हूँ। 2 दिन पहले फिर एक हिंदू ट्रेडर की डेथ होती है, उसकी दुकान के अंदर मर्डर होता है, डेथ क्या होती है। एंड अब चुनाव है, चुनाव का रिजल्ट आएगा। व्हाट डू यू सी रिजल्ट में जो भी पार्टी जीतती है, 2 ही पार्टियों से लड़ाई चल रही है, what do you see any change happening vis-a-vis Bangladesh या Bangladesh will become a greater challenge for भारत? ये अब मुझे इश्कन जी याद नहीं मैंने किसके पॉडकास्ट पे कहा था, तो कुछ महीना पहले मैंने कहा था 12 तारीख का वेट करते हैं। अभी जो प्री पोल जो उनका सर्वे हुआ है, तो उसके हिसाब से 77% वोट जो है बीएनपी ले रही है। क्यों? सबसे बड़ी पार्टी थी, ऑलमोस्ट 60 to 65% जो बांग्लादेशी थे ये सारे वोट करते थे अवामी लीग को, शेख हसीना को, वो होगी बैन। वो सारा के सारा वोटर उठ के आ गया बीएनपी में, और बीएनपी जो थी वो अवामी लीग की ओपोनेंट थी। बट दोनों में एक आंखों की शर्म है। अवामी लीग भी कोई दूध की धुली हुई नहीं थी, उन्होंने काफ़ी करप्शन काफ़ी किया, तभी उनका ये हाल हुआ। अपोजिट खड़ी है जमात इस्लामी। अब ये कह रहे हैं 300 की इनकी सीट्स हैं टोटल इलेक्शन वाली, और 50 नॉमिनेशन होती हैं, तो 300 सीट्स में ये आ रहा है कि 200 तो कंफर्म ही है उसको बीएनपी को, हो सकता है 250 क्रॉस कर जाए। और वहाँ ये सिस्टम होता है कि जो अगर आपने समझो 200 भी ले लिया, मतलब 2/3 ले लिया आपने, तो जो 50 सीट्स नॉमिनेशन उसमें 2/3 आपको मिलेंगी, वो उसी रेशो से मिलती है। और ये क्यों हुआ है? एक बीच में आपने बिल्कुल असेसमेंट सही कह रहे हैं आप कि जब हिंदुओं को मारा जा रहा है, जिहाद फैलाया जा रहा है, नारेबाजी हो रही है, पाकिस्तानी वहाँ आके खड़े हो रहे हैं, तो लग तो रहा था कि जिहादियों ने ले लिया, टेक ओवर कर लिया। बांग्लादेशी जो है वो हमारे बंगालियों की तरह ना इमोशनल लोग हैं, लेकिन दिमाग है, वो पाकिस्तानियों की तरह नहीं है। उन्होंने देखा कि जमात इस्लामी ने जो 300 सीटों में पर्चे भरे, सबके सब मेल्स हैं। और जमात इस्लामी को जब पूछा कि भाई तुमने क्या किया, वो था लड़कियां थोड़ी, गर्ल्स आर नॉट मेंट टू रूल, है ना। तो उनके साथ जुड़ा कौन हुआ था? एनसीपी, ये जो नई पार्टी बनी थी जिसका वो हड्डी वड्डी मारा था स्टूडेंट लीडर। तो उनके जो गर्ल्स लेडी लीडर्स हैं उन्होंने बोला ये तो बेड़ा गर्क हो गया। तो अब ये हुआ है कि जिस पार्टी ने तख्ता पलट किया, एजिटेशन चलाया, सब किया, सब खड़ा किया, उस पार्टी को लग रहा है कि शायद एक आधी सीट आएगी, और उनका अलायंस हो रखा है जमायत के साथ। तो अगर हम इस प्री पोल अलायंस को मान लेते हैं कि अगर ऐसा है, और अगर नहीं मानते तो फिर हमें करना चाहिए कि ऐसा ही हो, बीएनपी को आने दीजिए पावर में, ठीक है। शेख हसीना शेख उसका क्या नाम है, जिया की बेटा है वो, और वो भी एंटी इंडिया थी, लेकिन समय बदलता है। बांग्लादेश का सर्वाइवल हमारे बिना नहीं हो सकता। और अगर अमेरिका हमारे साथ हाथ मिला रहा है, तो आप ये ध्यान करें, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सोचें जहां ट्रंप ने कहा था कि बांग्लादेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हवाले कर रहा हूँ, जो करना करो। तो अंडरस्टूड है कि जब हमारे रिलेशन हील कर रहे हैं, वो गांठ तो बंद गई है, धागा टूट चुका है, वो तो ठीक है, नॉर्मल तो नहीं होंगे, बट अगर हमने हील करना है तो हमने प्री टेंशन उस एरा में जाना ना, जब हमारी सिंदूर के बाद शुरू हुई टेंशन, उसके पहले हमें जाना पड़ेगा। उसके पहले क्या था? बांग्लादेश हमारे स्पुर्द किया हुआ था अमेरिका ने। मैं ये नहीं कहूँगा कि अमेरिका यहाँ से हट जाएगा, क्योंकि अमेरिका बांग्लादेश में क्यों बैठा हुआ है, वो बेसिकली चाइना को हिट करना चाहता है थ्रू म्यांमार। एज क्रिश्चियन स्टेट वगैरह की जो बातें निकलती हैं उनमें कुछ सच भी है, बट अमेरिका वहाँ बैठ के क्या क्रिश्चियन स्टेट बनाएगा बाद में देखेंगे। बट मेन जो टारगेट है उसका वो सी मैक है, चाइनीज म्यांमार इकोनॉमिक कॉरिडोर, जैसे सी पैक यहाँ था। तो अगर हमने दोस्ती उनसे दोबारा करनी है, जैसे आपने बिल्कुल सही डिफाइन किया कि अमेरिका के अंदर ये बुरा हाल है और उसमें फाइटिंग कैपेबिलिटी नहीं है, बिकॉज ईरान को चेप दे तो उधर से अगर चाइना घुस गया ताइवान में तो क्या करेगा, तो उनको वो भी देखना है। उसमें तो मुझे ये लग रहा है कि अब जो भी पार्टी आएगी वो हमसे डील करेगी ढंग से, और अगर नहीं करती तो फिर हमारे पास बिना लड़ाई लड़े भी हमें सर गवर्नमेंट चेंज से बहुत फर्क पड़ता है। जैसे मैं कनाडा का एग्जांपल ले लेता हूँ। जस्टिन ट्रूडो भारत को ब्लेम कर रहा था कि हमने वहां पे अननोन मैन भेज के वो जो निज्जर के साथ किया है। और अब का जो प्राइम मिनिस्टर है, पहले अजीत डोवाल जी होके आए हैं वहां पे, वो सिक्योरिटी, इकोनॉमी, साइबर सिक्योरिटी की कॉपरेशन कर रहा है। अब प्राइम मिनिस्टर आ रहा है। एक साथ ही साथ मैं बहुत अमेज हुआ कि वहाँ की 21 या 25 यूनिवर्सिटीज भारत वापस आई हैं कि भैया स्टूडेंट्स हमें भेज दो। जो कोई भी अगर सुन रहा है प्लीज मत भेजना, बहुत लोन्स और डेट्स में फंस जाओगे। कुछ जॉब्स नहीं हो रही वहां पे। यूएस की मैंने रिपोर्ट आपको भी बताई है, 2009 का वर्स्ट चल रहा है, कनाडा का उससे भी बुरा हाल है। पूरा वो बेल्ट ही क्राइसिस में है। बट एक सरकार, एक पीएम चेंज से, जबकि पार्टी सेम है, तब भी पूरे हालात बदल गए हैं। तो यहाँ तो अब एक नया तरह का एंगल आ रहा है
जो है तो एंटी इंडिया, बट होपफुली वी विल मैनेज इट बेटर टू सेव लाइव्स देयर। अगर मैं भारत में कोई पावर रखता हूँ तो मैं तो इंश्योर करूंगा कि पैसा फेंक के बीएनपी को जिताया जाए। दुनिया जानती है कि हमने अवामी लीग को जिताया है पास्ट में। हम बुद्ध का देश है, हम लड़ाई नहीं लड़ते। तो जीतना चाहिए सर, पैसा किसके लिए है? बिल्कुल। मैं तो अगर आपकी रीजनल सिक्योरिटी नहीं है, रीजनल सी अगर आप थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनेंगे तो आप पे ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगी कि अपने रीजन को आपको करना है। नहीं करेंगे, आपका रीजन डिस्टेबलाइज हो जाएगा, तो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी भी जाएगी। एज यू राइज अप इन द इकोनॉमिक लैडर, आपका फुटप्रिंट बढ़ना ही पड़ेगा, मतलब एक कंपल्सरी चीज है, आप उसको लाइक करें। सर लास्ट पार्ट में थोड़ा इंडिया से करना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत देर बाद इंडिया में कंट्रोवर्सी हुई, जहां पे अब जनरल नवराने ने ट्वीट किया है, पर बहुत दिन उन्होंने भी ट्वीट नहीं किया। और बहुत रेयर होता है आर्मी के इस लेवल पे कंट्रोवर्सी हो, इतने दिन वो कंट्रोवर्सी चले, जहां पे लीडर ऑफ ऑपोजिशन एक किताब लेके आते हैं, बोलते हैं हॉट पोटैटो पकड़ा दिया गया आर्मी चीफ को, और वो हॉट पोटैटो वर्ड लोगों को लगा जैसे मुश्किल कठिन परिस्थिति में मुझे अकेला छोड़ दिया गया, जो क्रिटिसाइज कर रहे हैं। दूसरे वे में जो फेवर करते हैं वो एक अलग वर्जन देते हैं कि भाई ऑपरेशनल फ्रीडम है आपके पास, बट हाउ, और अब एक एफआईआर दर्ज हो गई है, तो मतलब जांच होगी, जांच में स्टेटमेंट्स ली जाएंगी। अनफॉर्चुनेटली स्टेटमेंट्स में जो मेन कैरेक्टर हैं उनसे स्टेटमेंट तो ली जाएगी, जो आई थिंक इज अ वेरी अनफॉर्चुनेट इवेंट, बट अगर इन्वेस्टिगेट आप उसके बिना कर नहीं पाएंगे, चाहे वो पब्लिशर हो, चाहे वो ऑथर ऑफ बुक हो, चाहे वो जिसने बुक प्रेजेंट की है। तो आप इस पूरी कंट्रोवर्सी को भारत के जो इस समय सेंसिटिव हालात में किस तरह देख रहे हैं? मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि इन्होंने रजीम चेंज कह लीजिए या एनआरके फैलाने के लिए काफ़ी कुछ किया है डीप स्टेट ने, जिसके मेंबर हमारे देश के अंदर भी बैठे हुए हैं, पॉलिटिशियन भी हैं और बाकी भी हैं। तो इन्होंने काफ़ी ज़्यादा हिट करने की कोशिश की। आप कोई भी चीज़ उठा दे, SIR पर रोना शुरू कर दिया, NRC पर रोना शुरू कर दिया, आप रोहिंग्या को वापस नहीं भेज सकते, जो फार्मर प्रोटेस्ट हुए यहाँ पे, CAA प्रोटेस्ट सब हुआ। पर हमारा वही है ना, डाइवर्सिटी का ये भी मज़ा है कि तमिल अपना डोसा खा रहा है, बोला ठीक है पंजाब में करना प्रोटेस्ट, पंजाब तमिल वो आगे दिल्ली में खोपड़े लेके बैठे थे, हमारे पंजाबी को ऐसे की तैसी छोड़ पड़े। ये भी फायदा होता है बड़े देश का, कोई वो नहीं है। तो अब वो किसको हिट कर रहे हैं? जिसपे हमारा देश का पूरा विश्वास है। देखिए जब आप फार्मर प्रोटेस्ट आते हो ना, तो नेचुरली आधे लोग 50% उनके प्रो हो जाते हैं, प्रो गवर्नमेंट हो जाते हैं। फिर आपस में फौज एक ऐसी चीज़ है कि जितने मर्जी लोग बोले भारत में, सबको पता है कि अगर हम सही सलामत हैं तो फोर्सेस अपना काम कर रही हैं। तो उन्होंने उस पर हिट करने की कोशिश की है। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इसको हॉट पोटैटो देखिए, ऑपरेशनल फ्रीडम थी और फौज ने ही काम करना, प्राइम मिनिस्टर तो बताएंगे नहीं, वो तो बड़ा क्लियर है, उसके मैं कुछ नहीं। मैंने फिर लिखा भी कुछ और, कल एक मनोज शर्मा जी पत्रकार बोल रहे हैं मेरे को भी मेरे पे FIR करो, चलो करो, फिर मैं आपके पास आऊँगा। लेकिन ये है कि आपने हॉट पोटैटो को आप अगर दूसरे तरीके से देखें, इसको कहते हैं एक रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि आपको तो आज़ादी पूरी मिल गई, कल को कुछ गड़बड़ होगी तो प्राइम मिनिस्टर के सिर पे लगेगा। वो तो नहीं कह सकते मैंने आर्मी चीफ को नहीं कहा। आर्मी चीफ बीइंग अ सीनियर हेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, उनको लग रहा है यार कोविड फैला हुआ है, देश की इकोनॉमी टूट रही है, अंदर डेथ्स हो रही हैं, तो क्या मैं वो करूं जिसकी मेरे को आज़ादी मिली है? तो ये एक अच्छा देशभगत, एक रैशनल माइंड ही सोचेगा ना। अगर इमेजिन कीजिए इनकी जगह पाकिस्तानी जनरल होता और उसको ये आज़ादी, हालांकि पाकिस्तानी जनरल किसी को पूछते नहीं है, बट मान लिया जाए उसने खोल देना था फायर आर्टिलरी, फिर होती लड़ाई देखी जाती। तो जो उन्होंने लाउड थिंकिंग की अपने दिमाग में, कि देखिए वही है ना कि अभी मैंने अपने पिताजी को खोया है, तो मुझे समझ आती है कि जब तक वो हैं ऊपर, हमारे जब पेरेंट्स होते हैं तो हम 100 बातें कर लेते हैं, गुंडाई करते कर लेते हैं, मजाक मजूक, लेकिन जब सिर पे पड़ती है तो फिर लगता है कि यार अब यू आर द वन। तो जब यू आर द वन पे उन्होंने एक रैश डिसीजन लेना या एक अग्रेसिव डिसीजन लेने की जगह, जैसे उन्होंने कहा मैंने गैम्बल खेला और चाइना जो है ब्लिंक कर गया। तो ये तो बड़ी सी चीज़, एक अच्छा कल्चर दर्शाता है ना कि पॉलिटिकल लीडरशिप को आपके ऊपर पूरा भरोसा है। आप उस भरोसे को कुछ भी करने से पहले पूरे से तोल रहे हो कि कोई मेरा ऐसा काम मेरे से ना हो जाए कि देश के ऊपर बन जाए, है ना। कुछ उल्टा होता तो अगले दिन तो आप लोगों ने, हमने तो मोदी जी को पूछना था ना, सिंदूर में तो उन्हीं को पूछा कि क्यों बंद किया, आपको बोल रहा आर्मी चीफ ने क्यों बंद किया। ये तो अंडर उसकी अब एक कंट्रोवर्सी बनाना है, किताब जो पब्लिश नहीं हुई। और ये मैं खुद, क्योंकि मैं खुद ऑथर हूँ और मैं इस प्रोसेस से गुजर चुका हूँ, 2-3 साल तक जब मैं सर्विस में था किताबें नहीं हमारी आती थी, बट वी अंडरस्टूड कि ऐसे होता है। हम जब लिखेंगे, उनको भी तो और काम है ना, फौज में जो बंदा उसको पढ़ रहा है, डिफरेंट लेवल्स पे उसको वेट किया जाता है, चेक किया जाता है, डिफरेंट डायरेक्टरेट्स में जाता है। मेरी तो वॉर स्टोरीज ही तो एमओ डायरेक्टरेट में भी गई, मिलिट्री ऑपरेशंस में। अब उनको और काम नहीं है, उन्होंने कश्मीर में भी देखना है, उन्होंने LAC भी देखनी है, LC भी देखनी है, तो वो करेंगे, उनको टाइम लगता है।
और जो मेरे को समझ आती है इसको देख के, बेसिकली इसको रोका गया कि मेरी पर्सनल ओपिनियन है जो मैंने कल ट्वीट की थी, कि इन्होंने बाबूस को क्रिटिसाइज किया है, जो हम सारे फौजी करते हैं, क्योंकि एक्चुअली हर्डर डालते हैं। इस कारण किसी एमओडी में किसी बाबू ने इसको रोका हुआ है। टू बी ऑनेस्ट मुझे नहीं लगता प्राइम मिनिस्टर और जो वर्जन घूम रहा है, जो सोशल मीडिया पे हर जगह व्हाट्सएप पे घूम रहा है, उस वर्जन में तो अगर वो सच है, और जो मैंने पढ़ा है प्रधानमंत्री जी की, राजनाथ सिंह जी की और मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर जयशंकर साहब की, इन्होंने तारीफ की है। ही इज रिटन नॉट अ सिंगल वर्ड अगेंस्ट देम। और जो उन्होंने ऑपरेशनल डिटेल दी है वो सारी सारी मेरी अपनी किताब में ऑलरेडी पब्लिश्ड है, क्योंकि मैंने वो किताब लिखी थी जब गलवान चल रहा था, ओपन सोर्सेज से, बिकॉज वो इतना हमें भी अक्ल है कि हमें ऐसी कोई चीज़ ना बोल दें जिसका देश की सिक्योरिटी पर फर्क पड़ता है। जो ओपन सोर्सेज में इंटेलिजेंस खबरें आ रही थी, उसी को कोलेट करके मैंने अपनी बुक लिखी थी। इसलिए मैं बड़े अथॉरिटी से कह सकता हूँ कि इन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं बुक में लिखा है जिसमें ऑपरेशनली कोई हमें नुकसान हुआ हो, हमारे देश की सिक्योरिटी में नुकसान हुआ हो। बाकी पॉलिटिक्स कर रहे हैं, एफआईआर कटी है, बड़ा आपने सही कहा, सैड स्टेट है, बड़े बड़े लोगों के स्टेटमेंट लिए जाएंगे, बट सिचुएशन नहीं, फौज को छोड़ देना चाहिए। मैं हमेशा कहता हूँ यार, जो करना है पॉलिटिक्स में करो, लड़ो मरो जो भी करना है, लेकिन हमें छोड़ दो, हमें मत पॉलिटिसाइज करो यार। ऑल्सो सर इसका ना एक, क्योंकि एज अ लॉयर आई विल से फ्री स्पीच पे एक इम्पैक्ट पड़ता है। कोई भी बड़ा व्यक्ति अगर बड़ी पोजीशन पे है, तो कोई भी बड़ा डिसीजन लेना हो तो उसके कुछ नेगेटिव फैक्टर्स होंगे, कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स होंगे। तो आप दोनों को अगर डिबेट करके ट्रांसपेरेंसी लाएं और बोलें कि मेरे दिमाग में पॉजिटिव ये था कि ये करना है और इसका कॉन्सिक्वेंस ये होगा, इट्स कॉल्ड थिंकिंग ऑल द पॉसिबिलिटीज। जिसमें उन्होंने बोला नहीं, मैंने पढ़ा भी नहीं, ये भी आप बोल सकते थे कि इस एरिया में हमारी वेपनरी सफिशिएंट नहीं है, हम करेंगे, हो सकता है हमारी पिटाई हो जाए। ठीक है, मतलब ये ऐसा हुआ नहीं इस केस में, पर किसी को कोई और डिसीजन लेना हो, कहीं पे आपकी वेपनरी ज्यादा है, ये भी आप सोच सकते हैं कि वहां पे मेरा ओवरवेलमिंग एडवांटेज है, मैं वहां पे एक्शन ले लूं। तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आप कह रहे हैं कि आपकी पिटाई हो जाएगी, या आप ये थोड़ी ना कह रहे हैं कि वहां पे मैं एक्शन लूं तो आप पक्का जीत जाएंगे, फिर आप बोलेंगे वहां पे आपने एक्शन क्यों नहीं लिया जहां पे आप जीत सकते थे। तो आप जान के, दिस इज रिडिकुलस, बिकॉज it's just transparency of what all is the thought going in my mind, including COVID at that time. तो ये वैसे भी बहुत अनफॉर्चुनेट है, इंडिया में पॉलिटिशियंस भी खुल के ऑटोबायोग्राफी नहीं करते, जो वेस्टर्न वर्ल्ड में फिर भी करते हैं। मुझे लगता है अगली बारी पीपल इन्वॉल्व इन समथिंग वो और भी बहुत केयरफुल होके करेंगे, और एमओडी को और बहाना मिल जाएगा कुछ ना पब्लिश करने का कि पता नहीं कौन सी। तो ये ओवरऑल मुझे लगता है पूरा ही इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा पूरी सिचुएशन पे। पर डू यू थिंक आर्मी के फ्यूचर ऑपरेशंस में कोई बाधा आ रही है इस कंट्रोवर्सी से, या कुछ वो सब तो कुछ नहीं? नो कुछ। अब मैं कुछ छोटे एग्जांपल देता हूँ। मैं जब ग्राउंड पे आरआर में कंपनी कमांडर हूँ और मेरे सामने टेररिस्ट घिरे हुए हैं घर के अंदर, तो मैं नेचुरली अपने सीईओ को रिपोर्ट करता हूँ कि सर हमने घेर लिया है और अभी हम शुरू कर रहे हैं। कोई दुनिया का सीईओ किसी कंपनी कमांडर को ये नहीं कहता कि तू फायर मत करना। अगर करना होता तो छुट्टी भेज देता ना, फिर उसको वहाँ डिप्लॉय करके रखा है जंगल में इसलिए ना कि जब मौका मिले मारेगा। पर क्या मैं सीईओ से ओके करने की, सीईओ बोला कैरी ऑन, किल देम, जा सॉर्ट देम आउट, तो क्या मैं इतना अंधा हो जाऊंगा कि वहाँ जो सिविल पॉपुलेशन उसको उड़ाना शुरू कर दूंगा? तो मैं ग्राउंड पे हूँ, मुझे पता है टेररिस्ट घर के अंदर है, मेरे साथ लाइव हो रखा है, उसके घर के अंदर सिविल होस्टेजेस भी थे। हमने पूरी एक रात बिता दी थी पहला राउंड फायर करने से पहले। अब मैं कहता कि देखो जी सीओ साहब का हुक्म है, ऊपर तो फौज में वैसे बोला कि जब टेररिस्ट है गोली उसके हाथ में बंदूक है, फायर करो। लेकिन सिचुएशन ऐसी थी कि घर के अंदर 3 सिविलियन थे इनोसेंट, जिनको होस्टेज बना रखा था। तो फिर मारे हमने, छोड़ा कोई नहीं, लेकिन उसमें हमें जो ऑपरेशन शायद आधे घंटे में खत्म होना चाहिए था वो ऑलमोस्ट 2 दिन में खत्म हुआ। तो ये होता है, जिस भी को आप फ्रीडम या ओके देते हो वो आगे फिर सोचता है, क्योंकि ग्राउंड उसके सामने है ना, आंखें उसके सामने है, जैसे आपने कहा। अब जनरल साहब को ये उस टाइम तक हमारी डिप्लॉयमेंट अच्छी हो रखी थी, फेस टू फेस मिरर डिप्लॉयमेंट थी, लेकिन हमें जनरल साहब को ये भी तो पता था ना कि चाइना को अगर लद्दाख में हम ठोक देंगे तो अरुणाचल में खोल देगा फ्रंटियर, ये नहीं कि वहां में हरा देता। जब आपकी 3-4 हज़ार किलोमीटर की एलएसी है तो कहीं से भी कुछ भी हो सकता है। तो और कोविड चल रहा है, देश की इकोनॉमी में बुरा हाल है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डाउट है, स्पेयर्स कहाँ से आएंगे, वो तो सब कुछ आया बाद में, जहाज भी खरीदे हमने, टैंक भी खरीदे, लेकिन अगर ना आते तो। और लद्दाख ऐसा इलाका है कि यहाँ जो चीज़ पंजाब में शायद 2 साल चल जाए, कोई स्पेयर पार्ट, नायलन या प्लास्टिक का, रबर का पार्ट, वो तो लद्दाख में एक सीज़न ही निकालती। -40 डिग्री पर टेम्परेचर आते हुए बड़े बड़े रबर के जो पार्ट्स हैं वो ब्रिटल हो जाते हैं, टूट जाते हैं। सो हाँ, बट मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि ये ओवरऑल अच्छा नहीं है
ये अच्छा माहौल नहीं ना है मैं सर इसी कह रहा हूँ, बाकी तो थिंकिंग आउट अलाउड, या मैं कोई कोर्ट में या आर्ग्यूमेंट करने से पहले सोचता हूँ ये आर्ग्यूमेंट मेरा हिट नहीं होगा, नुकसान हो सकता है, इस आर्ग्यूमेंट को हिट हो सकता है, और मैं अगर ये थॉट आउट डिस्कस करूं अपने ऑफिस में, या मैं लोगों को एजुकेट करने के लिए बोलूं अगली यंग लॉयर्स को, इसका ये थोड़ी ना मतलब कि मेरा केस स्ट्रांग है या वीक है, इट्स जस्ट डिस्कसिंग ऑल आर्ग्यूमेंट्स ऑफ अ केस. ट्रू. बट लेट्स सी क्या इम्पैक्ट होता है सर. थैंक यू सो मच सर फॉर योर टाइम एंड कवरिंग ऑल दीज इश्यूज ब्यूटीफुली एज थैंक ऑलवेज सर. थैंक यू सो मच. धन्यवाद. जय हिंद. जय हिंद सर.